पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था, उसके बाद से अब हमें क्या देखना था, यानी हम लोगों ने क्या कर लिया था, जो यूनज का निर्माण कर लिया था, जाइगोट बना लिया था। और जाइगोट कैसे बना था बेटा, आपने देखा था कि जो द्वितीय कंडक था वह द्वितीय कंडक कहाँ पहुँचता है, फिलिपियन ट्यूब में पहुँचता है। और फिलिपियन ट्यूब में जाने के बाद से शुक्राणु आते हैं और क्या करते हैं, उसे निषेचित करते हैं। जब निषेचित कर देते हैं तो उसके बाद से क्या हो जाता है, वह द्विगुणित हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है। और द्विगुणित होने के बाद से आपको बताया गया था द्विगुणित होगा तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होगा कि आपको बताया गया था कि उनकी कोशिकाओं में जो है विभाजन तो होगी परंतु उसमें वृद्धि नहीं होगा, वह विभाजन करता जाएगा और छोटी छोटी कोशिकाओं को निर्माण करता जाएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, विदलन कहेंगे। और अब ये जो था, ये यूनज था, वो 2 में टूटेगा और 2 से 4 में टूटेगा और 4 से 8 में टूटेगा। तो 2 से 4 में जब ये जाएगा, 2 से 4 और 4 से 8 में जाएगा तो इस क्रिया को कोरक खंड या विदलन कहा जाता है। और जैसे 8 से कितने भागों में टूटेगा, 16 भागों में, तो उसे क्या कहा जाएगा, तूतक कहा जाएगा। ये भी बता दिया गया था। और फिर बताया गया था 16 से किस में जाएगा, 32 में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टूल कहेंगे। और इसके बाद से बताया गया था कि 32 से किस में बटेगा, किसमें, 64 में बटेगा। तो इसका नाम क्या होगा, कोरक कुटी। और कोरक कुटी को आपको बताया गया था कि जब कोरक कुटी बन जाएगा तो इसके बीच में एक क्या बनता है, खाली स्थान बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरक गुहा कहते हैं। और इस वाले भाग को अंतर्भाग कहते हैं। और इस वाले जो स्तर बना हुआ है, इस स्तर को हम क्या कहते हैं, कोशक कोरक कहते हैं। यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और आज जो है हमें क्या करना था, आगे जो है इसका रोपण कराना था। अब रोपण कैसे होगा बेटा, तो ध्यान दो। अब ये यहाँ से निकलेगा, ये सारी घटनाएं अभी तक कहाँ हो रही थी, यानी ये पहले दिन हो रहा है, ये पहले दिन हो रहा है। और पहले के बाद से ये कितने दिनों में यहाँ तक पहुँच रहा है, 6 दिन। और 7वें दिन जो है ये आगे बढ़ के कोरक कुटी, यही कोरक कुटी जिसके अंदर क्या है, कोरक गुहा, अंतर्भाग और पोष कोरक है, ये क्या होंगे, सीधे अंतर्गर्भाशय में पहुंचेंगे। जब ये अंतर्गर्भाशय में आएगा तो अंतर्गर्भाशय में आने के बाद से अब चूंकि ये चिपकेगा कैसे, अंतर्गर्भाशय में ये चिपकता कैसे है, रुकता कैसे है, तो आप क्या ये जानते हो कि अंतर्गर्भाशय जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बनी हुई है। अब यहाँ कोशिकाएं क्या करती हैं, यहाँ आती हैं और ये कोशिकाएं दे दनादन क्या करने लगती हैं, विभाजन करने लगती हैं। और विभाजन करके इनके ऊपर क्या करती हैं, इस प्रकार से चारों तरफ से इसे क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। और घेरने से क्या होता है, जब इनको चारों तरफ से घेर लेती हैं तो ये अंदर आकर वहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, चिपकने की इस प्रक्रिया को क्या कहता है, अंतःरोपण प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है, अंतःरोपण प्रक्रिया कहा जाता है। और ये जो है, अब ये जो 64 थी, 64 से कितने किस में चला जाता है, कोकर पट्टी कितने में विभाजित हो जाता है, 128 में विभाजित हो जाता है। अब एक चीज देखो, जब ये, एक बार इधर देखो, जब ये यहां से गर्भाशय, देखो मैं इस गर्भाशय को यहां अलग बनाया हूं, यहां ध्यान दो, जब ये गर्भाशय की दीवार से आगे चिपकती है, इसके चारों तरफ से क्या होता है, कोकर पुट्टी है ना, कोरक पुट्टी है। और ये कोरक पुट्टी क्या करती है, जब ये अंतर्गर्भाशय के पास आती है तो यहाँ पे इसके क्या होती है, कोशिकाएं चारों तरफ से इससे घेर लेती हैं। ये क्या है, कोरक पुट्टी है। क्या है, कोरक पुट्टी। अब बताओ बेटा, ये कोरक पुट्टी है और इसके चारों तरफ से आगे कौन घेर लिया, कौन घेर लिया, ये कोशिकाएं। और जो इस प्रकार की संरचना बनेगी, इस संरचना का नाम दिया जाता है डेसिडुआ। क्या नाम दिया जाता है, डेसिडुआ। क्या समझे आप लोग कि जब गर्भाशय के अंदर कौन आता है, कौन आता है, कोरक
पुट्टी आता है, और जैसे ही अंतर्गर्भाशय के पास आता है तो अंतर्गर्भाशय की कोशिकाएं टूट कर क्या करते हैं, विभाजन करके और चारों तरफ से इसे क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, और उससे जो संरचना बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। जब ये डेसिडुआ बन जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ बन जाता है तो ये यहाँ पर स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, और इसे ही हम क्या मानते हैं, अंतरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरोपण। तो अंतरोपण आपने समझ लिया कि कैसे जो है गुण का अंतरोपण होता है गर्भाशय के अंदर, कैसे होता है बेटा, क्या समझे आप, क्या समझे, अंतरोपण कैसे हुआ, ये अंदर आया और गर्भाशय की जो भित्तियां थी उसने क्या किया, उसके चारों तरफ से घेर लिया, कोशिकाओं का विभाजन करके घेर लिया, जिससे क्या बना, जो संरचना बनी उसे डेसिडुआ कहा गया, और इसी डेसिडुआ संरचना को क्या कहते हैं, अंतरोपण। अब आगे क्या होगा, अभी हमने देखा कि ये यहाँ पे आया, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ आने के बाद से क्या होगा बेटा, इसके बाद से क्या होता है इसको समझ लेना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि यह कोई ये जो है अंतर्गर्भाशय की भित्ति है, क्या है, ये कोई अंतर्गर्भाशय की भित्ति है, और इसके ऊपर कौन आ रहा है बेटा, आपने देखा, थोड़ा सा इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ। हमने क्या किया, ये जो था जिसके अंदर ये वाला भाग जो खाली वाला था, क्या था, इस खाली वाले भाग को क्या कहते हैं, अरे पूरा कुटी के जो अंदर खाली भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कोरक गुहा, और ये जो आवरण बनाता है उस आवरण को क्या कहते हैं, पोष कोरक कहा जाता है, कहा जाता है ना, ध्यान रखना, यही चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये क्या किया बेटा, जैसे मान लो ये यहाँ पर आके जब चिपकता है, यहाँ पे ये आकर चिपका, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ये यहाँ पे आके क्या हो गया, चिपक गया, ये टच कर लिया, ये जो है अंतर पोषण कोशिकाएं हैं, क्या है, अंतर पोषण कोशिकाएं। अब ये अंतर पोषण कोशिकाओं से क्या होगा, यही से अब ये जो है इसके अंदर, और ये क्या है बेटा, यहाँ पर क्या था, ध्यान दो, यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे ही महिला क्या करेगी, गर्भ धारण करेगी, तो गर्भ धारण के बाद से होता क्या है, महिला ने गर्भ धारण किया तो 6 दिनों तक, मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब में पहले क्या बना, पहले भ्रूण बना यानी युग्मनज बना, जायगोट बना, जायगोट के बाद से उसमें क्या हुआ, ये जायगोट कितने एक टूटे कितने में, 2 भाग में, 2 भाग कितने, 4 में, 4 से 6 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में, 32 से 64, ये 6 दिन लगातार प्रक्रिया कहाँ होता रहा, फैलोपियन ट्यूब में हुआ। 7वें दिन क्या होगा, कि यानी गर्भधारण तो किसी दिन करेगा जिस दिन उसका क्या हो गया था, निषेचन हो गया था। अब निषेचन के बाद से क्या हो जाएगा, ये 7वें दिन जैसे यहाँ पे पहुंचा तो उस समय अपरा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अपरा, प्लेजेंटा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहता है, प्लेजेंटा कहा जाता है। अब ये 7वें दिन जब यहाँ पे आता है तो ये अपने यहाँ पे देखो, ये सब क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। अब ये क्या करता है कि आगे बढ़ने लगता है, ये क्या होता है, इसके अंदर आगे बढ़ने लगता है और इस तरह से अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करने लगता है। क्या करने लगता है, अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करने लगता है, जो इससे क्या होता है, चिपका हुआ होता है। अब ये अंगुलीनुमा जब संरचना का निर्माण कर लिया तो आप जानते हो, आपको पढ़ाया गया था कि जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, इस गर्भाशय की दीवार के अंदर क्या पाई जाती है, रक्त नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त नलिका पाई जाती है। और ये रक्त नलिकाएं जो होती हैं, इसी रक्त नलिका के अंदर क्या होता है बेटा, अब रक्त नलिका के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं
और लाल रक्त कणिकाएं किसको लेके आती हैं भाई? लाल रक्त कणिकाओं में पहला तो गुण ये होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और ऑक्सीजन को सोख कर लेकर कहाँ, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कहाँ सोखती हैं, आप लोगों को परिवहन पढ़े हो कि नहीं? 10 वाले पढ़े हैं परिवहन। 10 वालों को पता होगा कि मैंने बताया था कि जब ब्लड साफ होने के लिए फेफड़े में जाता है, जब वो नहा धो कर एकदम फिट होता है, तब तक जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, लाल कणिकाएं सोख लेती हैं, और फिर वहां से भागकर ब्लड के साथ कहाँ जाती हैं, हमारे पूरे शरीर में दौड़ती हैं। और जब उधर से रिटर्न आती हैं तब क्या करती हैं, उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उनको सोख लेती हैं। तो यानी गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, हमारे शरीर में जो क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को, यहां पे ध्यान देना है, ये ऑक्सीजन को सोख लेगा, कौन, रक्त कणिकाएं। और हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, तो भोज्य पदार्थ खाते के समय खाने पर जो उसमें से हमारे शरीर के अंदर आप देखना कि जितने भी क्या होते हैं, जब मान लो ये यहाँ पे आके इसको घेरा हुआ है ना, अब घेरने के बाद से ये वाला जो भाग था यही तो आगे इतने विकसित हो रहा है, और विकसित होने के बाद से क्या हो रहा है, अंगुलीनुमा संरचना बना रहा है। इस अंगुलीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, जो पोषक कण कोशिकाएं जो हैं, ये कौन सा होता है, ये वाला जो भाग जो चिपका हुआ होता है उसको क्या कहता है, क्या बताया गया था, पोषक कण बताया गया था, बोलो, पोषकोरक कहा जाता है। क्या कहता है, पोषकोरक। ये वाला जो भाग होता है ये ना, जो छोटी लास्ट में ऐसे जो बनता है वो क्या होता है, पोषकोरक होता है। क्या होता है, पोषकोरक। ये लिख लेना, नहीं तो ये पोषकोरक जो कोशिकाएं होती हैं, ये ही आगे चलकर क्या कर लेती हैं, यहाँ से अपनी जो है अंगुलीनुमा संरचना का क्या कर लेती हैं, यानी आगे बढ़ने लगती हैं और अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण कर लेती हैं। अब आगे अंगुलीनुमा संरचना होती है, तो इस संरचना को या इस पोषकोरक का एक नाम और दिया जाता है, जिसको नाम होता है, आप नोट कर लेना, जिसको कहा जाता है रोबर कोशिका। क्या होता है, रोबर कोशिका। और ये ही रोबर कोशिकाएं जो हैं आगे चलकर जरायुज अंकुर करती हैं। क्या करती हैं, जरायुज अंकुर करती हैं। जरायुज अंकुर, जरायुज अंकुर को अंग्रेजी में लिखना होगा कोरियोनिक विल्ली कहा जाता है। क्या कहता है, या कोरियोनिक विलाई कहा जाता है, इसको विलाई कहा जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, ये यहां से यहां तक का भाग आप क्या देख रहे हो, ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, रक्त नलिका है, और इसमें क्या क्या आपने देखा, ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। इसके बाद से आप जितना भोज्य पदार्थ खाते हो, तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप आपके जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, सारे पदार्थ पोषक तत्व उसमें घुले होते हैं ना, वो कहाँ जाके मिल जाते हैं, कहाँ मिल जाते हैं, हमारे रक्त में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त ही उसके पूरे शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। तो आपने देखा कि खाद्य पदार्थ में इसमें आ गए। अब जब ये कोशिकाएं जो हैं अपना वो करती हैं, तो इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आता है, यानी इसके अंदर आपने क्या क्या देखा, पहला तो आपने देखा कि ऑक्सीजन आया, उसके बाद से क्या था, खाद्य पदार्थ था। क्या था, खाद्य पदार्थ। और खाद्य पदार्थ के पास आपने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्सर्जित हो रही है। तो यानी ये क्या क्या करता है बेटा, तो पहला क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान कराता है। क्या करता है, यहाँ लिख लेते हैं नंबर 1 पर, ये पहला काम क्या करता है, पहला जो है श्वसन, एक तरह से क्या कहा जाए, श्वसन। और श्वसन में क्या करता है, गैसों का आदान।
एक चीज आपको ये मिला कि ये गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। दूसरा क्या मिलता है बेटा, हाँ सुनो, अब एक चीज मैंने यहाँ छोड़ दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है ना, यहाँ से और यहाँ तक का जो भाग होता है, देख रहे हो ना, जहाँ उंगली नुमा संरचना बनी हुई है और ये वाला भाग, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा, प्लेजेंटा। ठीक है, तो प्लेजेंटा समझ गए, यही वो भाग होता है जहां बच्चे का विकास होता है, जहां उसको पोषण मिलता है, जहां उसको शोषण मिलता है। ये होता है ना, अरे ऑक्सीजन यहीं से मिलता है बच्चे को, माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चे को ऑक्सीजन यहीं से मिलता है, ब्लड किससे, रक्त नलिकाओं के माध्यम से। और आपको बताया गया कि इसी रक्त नलिकाओं में क्या होता है, खाद्य पदार्थ भी घुले होते हैं, तो ये भी मिलता है। और तो पहला जो है आपको क्या मिला, शोषण। दूसरा जो है इनको क्या होता है, पोषण। पोषण भी कहाँ से, कहाँ से प्राप्त होता है जी, इसी अपरा से, प्लेजेंटा से होता है। अब इसमें क्या होता है, पोषण में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। किसका होता है, खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। ठीक है ना। तीसरा क्या होता है बेटा इसमें, तो तीसरा देखो, आप तीसरा देखोगे तो तीसरा जो है उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। जैसे मान लो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला और फिर ब्लड में घुल के आया, ब्लड से क्या होता है, बाहर निकलता है, ये क्या है, उत्सर्जन है कि नहीं है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका, उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का हस्तांतरण भी होता है। क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं जो सबसे लास्ट इसमें जो क्रिया होती है बेटा, इसमें सबसे लास्ट क्रिया होती है वह होता है हार्मोन्स का। किसका होता है, हार्मोन्स का, हार्मोन्स का स्राव होता है। अब इसमें जो है चौथा लिख लो, हार्मोन्स का स्राव। अब हार्मोन स्राव में कौन कौन से हार्मोन स्राव होते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के हार्मोन स्राव होते हैं। पहले को कहा जाता है HCG, HCG। दूसरे को कहा जाता है HPL। क्या कहता है, HPL। और तीसरे को कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहा जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। और उसके बाद से क्या होता है, क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन के बाद से एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। और इसके बाद से रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। ये इतने का क्या करता है, यहां से स्राव। समझ में आया बेटा, क्या क्या बताया गया एक बार सुन लो। जैसे ही माँ क्या करती है, जैसे ही माँ गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण कब हो जाता है, जब अंडाणु से किसका, शुक्राणु का मिलन हो जाता है, जब निषेचित हो जाता है। और जब क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, तो वो इसी समय को क्या करते हैं, गर्भ धारण करते हैं। गर्भ धारण के बाद से 6 दिन तक ये प्रक्रिया कहाँ चलती है, फैलोपियन ट्यूब में चलती है। और 7वें दिन क्या होता है, वह जो क्या बनता है, जो लास्ट में आप लोग क्या बताया गया था, कोरक पुट्टी। ये क्या करता है, ये अंदर जाकर क्या करता है, अंतर्गर्भाशय से जुड़ता है। और अंतर्गर्भाशय से जुड़ता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। अब कैसे जुड़ता है ये मैंने बताया, ठीक ना। अब ये अंतरोपण हो गया। अंतरोपण होने के बाद से क्या होता है बेटा, इसमें बताया गया कि जैसे ही ये क्या बनेगा, डेसिडुआ का निर्माण करेगा, इसे ही डेसिडुआ को हम क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। अब ये जब प्रक्रिया बनेगी तो इसके जो है ना पोषक कण है
जो ये इन कोशिकाओं को क्या कहता है, रोमर कोशिकाएं, ये रोमर कोशिकाएं क्या करेंगी, आगे जो है बढ़कर अंकुरित होंगी, क्या होंगी, उसमें से भाग आगे की तरफ किधर निकलने लगेगा, अंदर कहाँ, गर्भाशय के दीवारों की तरफ निकलने लगेगा। और जहाँ पे गर्भाशय की दीवार पर जो रक्त नलिकाएं होती है उसके करीब पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, क्यों करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे ये धीरे धीरे विकास करके ये किसका रूप धारण करेगा, बच्चे का रूप धारण करेगा ना। तो ये इसको पोषण भी चाहिए, शोषण भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इनको देने के लिए रक्त के पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। अब इनसे क्या क्या प्राप्त करता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और उसके बाद से क्या बताया गया, खाद्य पदार्थों को प्राप्त करता है। इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करता है और हार्मोन्स का ये स्राव करता है। और ये वाले इसी वाले भाग को हमने क्या बोला था, अपरा बोला था। ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, अपरा में होती है। अब ये जो 4 हार्मोन्स का स्राव करता है, इसमें से आप प्रोजेस्टेरॉन का काम जानते हो, एस्ट्रोजन का काम जानते हो, 3 हार्मोन्स का काम नहीं जानते हो कि एससीजी क्या है, एचपीएल क्या और रिलैक्सिन क्या है। ये रिलैक्सिन का तो काम 1 मिनट के लिए समझ जाओ कि प्रसव क्रिया के दौरान क्या होता है, इसकी जरूरत होती है। जब बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, उसी समय इसकी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बच्चे को जन्म दिलाने में ये क्या होता है, सहायक होता है। जैसे श्रेणी मेखला है, उसे खोलने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एचपीएल को। पहले इससे समझिए, पहले इसको समझते हैं। किसको समझते हैं, एचपीएल। एचपीएल क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म लिख लो, ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन। इसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन। इसका हिंदी देखोगे तो क्या होगा, मानव अपरा लैक्टोजन। ठीक है ना। अब देखो लैक्टोजन क्या करता है बेटा, लैक्टोजन आपने स्तन ग्रंथियों में पढ़ा था। अरे दूध का निर्माण में सहायक होता है लैक्टोजन, अरे वो भी होता है। लैक्टोजन भी दूध का क्या करता है, निर्माण कराता है ना। तो कैसे कराता है, ये क्या होता है, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, और स्तन ग्रंथियां जैसे महिला की जो स्तन होती हैं, उसके अंदर किसकी मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। और ये क्या करता है, ये उसका ऑक्सीकरण कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीकरण कराता है। जब यह ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीकरण होने के बाद से वह अत्यधिक क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। और उसी ऊर्जा के जो ऊर्जा बनती है, उसी ऊर्जा से क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। ठीक ना। और जब दूध का निर्माण होता है, तो दूध के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टोज शर्करा होती है। क्या होती है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है। तो भाई सीधी सी बात आपने क्या समझा कि एचपीएल का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन प्लेजेंटा है। ह्यूमन प्लेजेंटा लैक्टोजन है। और लैक्टोजन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टोजन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। अब ये क्या करता है बेटा, कि जो ध्यान से सुनो, क्या बताया गया कि जो मादा के स्तन ग्रंथियां होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, उस वसा का ऑक्सीकरण कराता है। और ऑक्सीकरण कराने से क्या होता है कि जब वसा का ऑक्सीकरण होता है, तो वो अत्यधिक क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। और जब अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो उससे क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दूध का। और उस दूध में कौन सा पाया जाता है, शर्करा, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है, HCG। HCG का फुल फॉर्म
इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? मानव जरायु गोनेड्रोट्रोपिन। क्या बताया गया? मानव जरायुज गोनेड्रोट्रोपिन। ये करता क्या है बेटा? आप लोग एक बात बताओ, जैसे किसी महिला में गर्भ धारण हो जाता है तो कैसे पता चलता है? कभी आपने समझा है? देखो, पहला तो काम जो उसमें आर्तो चक्र होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन कैसे जो है 10 दिन में पता चल जाता है? अरे आर्तो चक्र तो 10 दिन के अंदर होता नहीं है, लेकिन उसे पता कैसे चलता है? तो जो उसके अंदर जो है ना, जो ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स जैसे ही वह गर्भ धारण करेगी, यानी अंडाणु का निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन के 7वें दिन, यानी जब ये कहाँ चला आएगा? अपरा में भ्रूण क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो उसके बाद से क्या होगा कि महिला की योनि के अंदर जो है इस हार्मोन्स का क्या होने लगेगा? स्राव। और इस हार्मोन्स एक सामान्य महिला के योनि के अंदर ये क्या होगा? ये स्राव नहीं होता है। किसमें होता है? जो महिलाएं गर्भ धारण कर ली होती है। अब ये श्रावण होने की वजह से जब महिला यूरिन त्यागती है, यानी यूरिन को बाहर निकालती है, तो ये उसके साथ क्या होता है? ये हार्मोन्स उसके साथ चला आता है। और उस समय क्या होता है देखना, आज के समय में क्या होता है कि महिलाओं का जैसे कि भाई वह गर्भ धारण की है, इसके जांच करने के लिए क्या बना हुआ है? किट बना हुआ है। और ये किट कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे इस प्रकार का एक किट होता है, इस प्रकार का एक किट होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऐसे बीच में एक गोला भाग होता है, और यहाँ पर जो गर्भवती महिला होती है या जांच करना होता है कि वो गर्भ से है कि नहीं, तो उसके क्या किया जाता है? पेशाब को लेकर और एक बूंद लेकर क्या किया जाता है? इसके अंदर डाला जाता है। तो जैसे अंदर डाला जाएगा तो उसमें क्या होती है? इस प्रकार के रेड रंग के क्या अवक्षेप दिखाई देने लगते हैं। जब इस रंग के 2 अवक्षेप दिखाई दिए तो इसका मतलब क्या है? वह गर्भ धारण कर चुकी है। अगर इसमें से एक दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या है? निगेटिव है, यानी गर्भ धारण नहीं किया। तो ये कीट का पता किससे किया जाता है? HCG हार्मोन्स के माध्यम से किया जाता है। तो ये बात समझ में आई? शायद इसमें से कोई जानता भी नहीं होगा कि हाँ इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। यानी सभी लोग खाली सुने होंगे किसी महिला का क्या हुआ है, अगर वो गर्भ धारण की है तो पेशाब जांच करने के बाद से पता चल जाता है। तो भाई उस पेशाब से क्या पता चलता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है। कौन सा? HCG होता है। ठीक है ना? तो ये आपने गर्भ धारण का पता किसने लगाया? HCG हार्मोन्स। ये जब हम किसमें डाले? इस किट में पेशाब के एक बूंद को डाले, तो इसने क्या किया? अगर ये हार्मोन्स इसके अंदर स्राव कर रहा है तो ये अवक्षेप किस रंग का दिखाई देने लगेगा? रेड रंग का दिखाई देने लगेगा। अगर रेड रंग का दिखाई देता है तो इसका मतलब महिला ने क्या कर लिया है? गर्भ धारण कर लिया। ठीक है? अब HCG का कार्य क्या है बेटा? ये तो इसका मैंने एक उपयोग बता दिया। अब ये कार्य क्या करता है? तो देखो इसका कार्य क्या है। आप जानते हो कि जब गर्भ धारण होने के बाद से आप उससे पहले जो अब कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? भाई गर्भ धारण कब होता है? आपने आर्तो चक्र में मैंने पढ़ाया था कि अगर क्या होगा? गर्भ धारण नहीं होगा, उसमें शुक्राणु नहीं पहुंचेगा, तो अंडाणु तो नष्ट होगा ही होगा। उसके साथ जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो भी क्या हो जाएगा? मुरझाएगा ना, खत्म होगा ना। वो भी भाई मैंने जिसकी बहन बताया था, याद है आप लोगों को? वो मुरझाएगी, वो भी मुरझाएगी कि नहीं मुरझाएगी? तो कार्पस ल्यूटियम मुरझाता है। लेकिन जैसे ही गर्भ धारण हो जाता है तो वो क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम मुरझाता नहीं है। और कार्पस ल्यूटियम जो है, आप ये जानते हो ना, तो प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करता था। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो निर्माण कर रहा था,
अब प्रोजेस्टेरॉन निर्माण हो रहा था किससे, एलएच से। किससे हो रहा था, एलएच से। लेकिन अब जैसे गर्भधारण महिला कर ली तो अब क्या होगा, एलएच का निर्माण नहीं होगा, एलएच तो वहीं रुक जाएगा ना। यानी यहां देख लो, यहां पर एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि गर्भधारण होगा तो गर्भधारण के बाद से क्या होगा बेटा, गर्भधारण के बाद से एलएच हार्मोन्स क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एलएच हार्मोन्स क्या हो जाएगा, एलएच रुक जाएगा, रुकेगा ना, रुक जाएगा। अब ये रुक गया तो भाई प्रोजेस्टेरॉन को निर्माण कौन करेगा। अब उस समय कौन बना हुआ है, जब तक एलएच काम नहीं करेगा तब तक जो है कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण नहीं करेगा। अब तो गर्भधारण हो गया तो अब सीधे एलएच का क्या हो गया, प्रभाव खत्म हो गया। तो उस समय क्या होता है, अब जब ये रुक जाता है तो इसके अनुपस्थिति में जो है जो HCG है, क्या है, HCG है, ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण कराना चालू करता है। ध्यान रखना, इसका काम क्या है। और जब प्रोजेस्टेरॉन का क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन से इससे क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम से, कार्पस ल्यूटियम क्या निकलवाएगा, प्रोजेस्टेरॉन निकलवाता है, ठीक है ना। तो इसका कार्य आपने क्या देखा, अगर प्रोजेस्टेरॉन का क्या, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा तभी तो एंडोमेट्रियम भी क्या रहेगा, पूरा टाइट रहेगा, खड़ा रहेगा, ये रहेगा ना। अब एक बात बताओ, अगर ये नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम मजबूत रहेगी, क्योंकि गर्भधारण करने के बाद से एंडोमेट्रियम जैसे था वैसे ही रह जाएगा, तो इस प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो अब एलएच की अनुपस्थिति में जो है कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलवाने का काम कौन करता है, HCG करता है। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। जिससे अंतर्गर्भाशय भित्ति क्या होती है, बनी रहती है। अंतर्गर्भाशय भित्ति क्या होता है, एंडोमेटेरियम। क्या होता है, एंडोमेटेरियम। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब ये कोशिकाएं जो हैं, अब यहां पर ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं देख रहे हो, इस कोशिका को थोड़ा सा इधर मिटा के बनाते हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं बेटा, इसे मिटा दें, देख लेना, यहाँ तक समझ लो। बस यही जो आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपको मेहनत यहीं पे करना है, इसके बाद से कुछ मेहनत नहीं करना है, फटाफट सुनते जाना है। अब ये क्या होगा, जैसे ये वाली आपने देखा ना, ये क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि ये इस प्रकार से क्या बना रहा था, जो अपरा का निर्माण कर रहा था। आप देख रहे हो, इसमें क्या बना था, अंगुलीनुमा संरचना बना था। अब ये अंगुलीनुमा संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए ये अंगुलीनुमा संरचना इस प्रकार से हो जाएगी। और इनकी अंदर की जो कोशिकाएं हैं ना, इनके अंदर की कोशिकाओं में क्या होने लगेगा, विभाजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, विभाजन होने लगेगा। तो विभाजन के दौरान क्या होगा बेटा, ये कोशिकाएं जैसे एक जैसी होती नहीं है। अब यहाँ इसमें की जो कोशिकाएं होती हैं सब एक जैसे नहीं होती हैं, इनमें गति होती है। क्या होती है, गति करते हैं, और गति करते हुए इनमें आकारकीय परिवर्तन आने लगता है। इनके आकार में क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है, तथा इनके आनुवांशिक पदार्थ में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। पहला तो आकारकीय परिवर्तन, आकार में परिवर्तन आता है। दूसरा क्या होता है, आनुवांशिक परिवर्तन आता है। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ना, अरे सारी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है कि नहीं, और उस केंद्रक के अंदर क्या होती हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो इनके आकार में भी परिवर्तन आता है। और दूसरा क्या बताया गया, आनुवांशिकता में भी क्या होती है, आनुवांशिक पदार्थ में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है, जिससे इन कोशिकाओं में
परिवर्तन होती है और इसी परिवर्तन को विभेदीकरण कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या हुआ, जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। यानी क्या बताया गया कि जो अंतर कोशिकाएं बेटा, इसमें आप क्या क्या देख रहे हो, जो ये अंतर कोशिकाएं हैं, यहाँ इसके समझो, जो ये अंतर कोशिकाएं, इन अंतर कोशिकाओं में क्या होगा बेटा, इन अंतर कोशिकाओं में क्या होगा, गुणन होगा। क्या होगा, गुणन होगा। और गुणन करके क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। अरे ये भी अपनी संख्या को बढ़ाएंगे ना, तो ये गुणन करेंगे और वृद्धि करेंगे। और गुणन और वृद्धि करने से क्या होगा, इनमें किसका निर्माण होगा, जब ये गुणन और वृद्धि करेंगे तो इस वृद्धि को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। आपकी एक परिभाषा आएगा कि गैस्ट्रुलेशन किसे कहा जाता है। तो जो ये अंतर कोशिकाएं हैं, ये अंतर कोशिकाएं क्या करेंगी, जब ये गुणन करेंगी और वृद्धि करेंगी तो इससे किसका निर्माण होगा, गैस्ट्रुलेशन का निर्माण होगा। किसका होता है, गैस्ट्रुलेशन। तो एक परिभाषा आपको मिल गया, अभी किताब में दे रखा है। ये गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, तो जो अंतर कोशिकाएं होती है, इनमें गुणन और वृद्धि होता है। और कैसे गुणन और वृद्धि होता है बेटा, इनमें गति होती है, एक जैसा गुणन और वृद्धि नहीं होता है। आपको बताया गया, इनकी कोशिकाएं आकार की परिवर्तन करती हैं। और दूसरा क्या होता है, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें भी क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी जो वृद्धि होती है और गुणन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अब देखो, अब ये करने के बाद से इनमें क्या हुआ, जब ये वृद्धि कर लिए, गैस्ट्रुलेशन बन लिए, तो इनमें क्या होगा, विभेदीकरण होगा। विभेदीकरण क्यों होगा बेटा, क्योंकि उनके आकार की परिवर्तन भी एक जैसा नहीं है। उनका जो है क्या था, आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन एक जैसा नहीं है। तो ये क्या करेगा, विभेदीकरण करेगा। क्या करेगा, तो विभेदीकरण के बाद से क्या होगा, विभेदीकरण के बाद से जो है, अब यहाँ पर विभेदीकरण के बाद से बस इसको यहाँ पर ये चीज समझ लो। इसके बाद से आपको क्या समझना है, बहुत साधारण है। तो विभेदीकरण के बाद से क्या होगा, यहाँ से जर्म स्तर का निर्माण होता है। किसका स्तर निर्माण करता है, ये विभेदीकरण क्या करता है, जर्म स्तर का निर्माण करता है। ये जर्म स्तर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इन जर्म स्तरों को लिख लेते हैं। ये जर्म स्तर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले को कहा जाता है एक्टोडर्म। क्या कहा जाता है, एक्टोडर्म। दूसरे को कहा जाता है इंडोडर्म, इंडोडर्म। और तीसरे को कहा जाता है मीजोडर्म। क्या कहता है, मीजोडर्म। इधर क्या समझे आप लोग, कई लोगों का चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। अब उतरने के कारण क्या है, पहले तो मैं शुरू में सुनाया तो बड़ी जल्दी याद होगा, क्योंकि 60 चीजें तो बड़ी जल्दी याद होती हैं। लेकिन जब विधिवत उसमें प्रवेश करेंगे, अभी तो मैं बहुत शार्ट में ले जा रहा हूँ, इसको खत्म करना है, इसलिए आज ही कंप्लीट करना है। चाहे जैसे भी हो, आज क्या कर देना है, फाइनल करना है। तो अब जो है कि थोड़ा सा मैं भी शार्ट में ही चल रहा हूँ, तो शार्ट में चल रहा हूँ तो थोड़ा फिर भी मैं एकदम छोड़ नहीं सकता। क्या बताया गया कि जो ये अंतर कोशिकाएं थी, अब इन अंतर कोशिकाओं में क्या होने लगा बेटा, गुणन होने लगा। ये अपनी संख्याओं को बढ़ाने लगी, और गुणन जब ये अपनी संख्याओं को गुणन करके वृद्धि करने लगी तो इस क्रिया को क्या कहा गया, गैस्ट्रुलेशन कहा गया। गैस्ट्रुलेशन के समय क्या हो रहा था कि इनकी कोशिकाएं, जो इनका था आकार की परिवर्तन और आनुवंशिक परिवर्तन, इसमें बहुत परिवर्तन, यानी एक दूसरे से बहुत क्या हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। उस अलग अलग परिवर्तन होने के कारण उससे क्या कहा गया, विभेदीकरण कहा गया। क्या कहा गया, विभेदीकरण कहा गया। और इससे जो है
3 जर्म स्तरों का निर्माण हुआ। किसका हुआ? 3 जर्म स्तर। तो वो 3 जर्म स्तर कौन थे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब एक एक को देख लेते हैं, इसके बाद से ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। देखो, जो पहले एक को समझते हैं क्या होता है। पहला हम समझते हैं एंडोडर्म क्या होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे। अरे बहुत बड़ा नहीं है जी, 1 मिनट का है, घबराओ नहीं, घबरा के पागल मत बनो। हाँ अच्छा, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, घबराते नहीं। हाँ इधर देखो, आवाज नहीं करो। पहला आपने क्या देखा? क्या है? एक्टोडर्म। समझते हैं एक्टोडर्म क्या है? एक्टोडर्म ऐसे भी विवेक जो हैं अभी से डॉक्टर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी भी है और समझना भी ज़रूरी है। जो डॉक्टर होते हैं आधा अधूरा ज्ञान लेके थोड़े जाएंगे, तो पूरा ज्ञान जरूरी है। देखो, इसको बाह्य जर्म स्तर कहा जाता है। क्या कहता है? बाह्य जर्म स्तर। ये क्या करता है बेटा? जब ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, बढ़ाकर क्या करते हैं, ये एक बच्चे के रूप में जब क्या होंगे, बदलेंगे, तो ये जो बाह्य जर्म स्तर है यानी एक्टोडर्म है, ये क्या करेगा? इसका काम क्या है बेटा? जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, कौन? त्वचा, उसका निर्माण करेगा। अभी चेहरा उतरा हुआ था ना, कुछ समझ में आया? ये क्या करेगा? जब बच्चे के शरीर में किसको बनाएगा? बाहरी त्वचे का निर्माण करेगा। इसके बाद से चूंकि इनका काम तो बहुत है, मैं बताने लगूंगा तो आप 2 घंटा और अधिक लेक्चर हो जाएगा, मुझे उतना नहीं बताना है। दूसरा काम करेगा, जैसे जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है, जो सबसे कठोर होता है, उसका नाम क्या होता है? डेंट। क्या होता है? अरे एक क्या कहा जाता है? एनिमल कहा जाता है। एनिमल, एनिमल नहीं, एनिमल। वो किसका बना होता है? किस स्तर का होता है? एक्टोडर्म का होता है। ठीक है ना? ऐसे बहुत, ये जो हमें क्या करता है, कठोर बनाता है। और भी बहुत सारी चीजें, मुझे अब इतना नहीं बताना था, बस बाहरी त्वचा को बता देना था। दूसरा क्या है? मेडोडर्म। दूसरा क्या है? एंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं पढ़ा अभी, तो क्या पढ़ेंगे? एंडोडर्म। अब एंडोडर्म क्या करेगा बेटा? तो एंडोडर्म में क्या होगा, ध्यान देना, इसको कहा जाता है, एंडोडर्म को मध्य जर्म स्तर। क्या कहा जाता है? लिख लेना हिंदी में, मध्य जर्म स्तर। और ये किसका निर्माण करेगा? ये 2 चीजों का निर्माण करेगा। इसे, ये तो निर्माण तो बहुत चीजों का करेगा, लेकिन 2 चीजें मुख्य रूप से ये बनाएगा। पहला जो है, जो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? परिसंचरण तंत्र। और दूसरा किसका निर्माण करेगा? दूसरा जो है जनन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? जनन। जनन समझते हो? अरे जनन अंगों का। जनन का मतलब क्या हुआ? जनन अंगों का। अब जनन अंग कौन से हैं? अरे जैसे पुरुष में क्या हो रहा था? पुरुष में क्या बन रहा था? वृषण का निर्माण हो रहा था। और मादा में किसका हो रहा था? नर में किसका? ओवरी का निर्माण हो रहा था। ठीक ना? तो इसका काम आपने देख लिया। एंडोडर्म का क्या काम है? 2 काम करता है, एक परिसंचरण तंत्र और का निर्माण करता है, और दूसरा क्या था? परिसंचरण तंत्र में आपका हृदय वगैरह सब आ जाता है। ठीक ना? जो पूरे शरीर में ब्लड का क्या होता है? दौड़ा होता है। ठीक ना? तो इसका निर्माण और ये हो गया। तीसरा क्या है? मेसोडर्म। तीसरा क्या है? मेसोडर्म।
मेसोडर्म, और मेसोडर्म क्या करेगा बेटा, इसको अंतः क्या कहा जाएगा, अंतः स्तर कहा जाएगा। एक बाह्य हो गया, एक मध्य हो गया, एक क्या हो गया, अंतः स्तर। ये क्या करता है, अतरंग अंगों की झिल्लियों का निर्माण करता है। अतरंग, ये मिटा दे, ये क्या करता है, कोई बताएगा, आप लोगों में से कोई बताएगा अतरंग अंग कौन सा है, आंतरिक अंग। अब आंतरिक अंग में कौन कौन से आ गए, जैसे हमारा फेफड़ा हो गया। अतरंग नहीं, अतरंग अंग वो होता है जो अंदर से खोखला होता है, जिसके बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। तो खोखला अंग कौन सा होता है, तो पहला हमारा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। हृदय हो गया, हृदय के अंदर क्या होता है, खोखला होता है। और इसके बाद से क्या हुआ, हमारी आंत हो गई। हाँ, इनका क्या करता है, ये निर्माण करता है। अतरंग अंग क्या समझे आप, कृष्णा समझ में आया। आज मैं नाम ले रहा हूं ताकि पता चले कि आप लोगों ने पढ़ा था, कि आप लोगों ने साथ साथ क्लास किए हो, तो आपका वीडियो में नाम आना चाहिए ना। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि भाई कृष्णा भी क्लास किए थे उस दिन। तो आपने क्या समझा, यहां आपने समझा कि इसमें अतरंग अंग कौन से होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो खोखले होते हैं, जो आंतरिक अंग है और क्या होते हैं, खोखले होते हैं। वह खोखला कौन होता है जी, आपका फेफड़ा होता है, हृदय होता है, और क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गया, इतने ये हमारे इन बच्चे में निर्माण किया। अब आता है भ्रूण विकास। क्या आता है, भ्रूण विकास। ये तो बच्चे का गर्भ की कहानी हो गई। ये गर्भ धारण करने के बाद से इतना इसको खाने पीने के सारे व्यवस्था, ऑक्सीजन वगैरह आपने सारा कर दिया, और सजन भी करा दिया, हार्मोन्स भी निकलवा दिया। अब क्या करोगे, अब इनमें जो है ये कैसे कैसे अपना वृद्धि करते हैं, फटाफट समझते जाते हैं। इसे बता दे, भ्रूण विकास लिख लो, हेडिंग। भ्रूण का विकास कितने दिन में होता है बेटा, भ्रूण का विकास पूरा जो है गर्भकाल कितने माह का होता है, 9 माह का होता है। कितने माह का होता है, तो भ्रूण विकास जो होता है, यानी आप लिखोगे गर्भकाल जो होता है, गर्भकाल जो होता है 9 माह का होता है। कितने का होता है, 9 माह। यानी पूरा गर्भकाल कितने माह का चलता है, 9 माह का चलता है। 9 प्लस माइनस 15 दिन, यानी या तो पूरे 9 माह का, यानी पूरे जो है 8.5 माह भी हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, 15 दिन आगे भी हो सकता है, 15 दिन पीछे हो सकता है। इतने दिन जो है भ्रूण विकास का पूरा क्या है, अवस्था है 9 माह का। अब देखो, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये गर्भकाल 9 माह को कितने भागों में बांटा गया है, यानी फर्स्ट तिमाही, पहला क्या है, फर्स्ट तिमाही, और फिर क्या है, सेकेंड तिमाही। हम 3 माह में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। और फिर क्या है, थर्ड तिमाही। आवाज आ रही है आप लोगों की, बस घबराहट चालू हो गई। जब अब खत्म पे आ गए हो तब आपको घबराहट चालू हो गई, इसलिए कि थोड़ा सा सुन लियो पहले, डिस्टर्ब ना करो आप लोग। आज इसको खत्म करा लो, बहुत समय, आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो फर्स्ट तिमाही को कितने दिन में बांटा गया है, तो 1 से लेकर 3 माह तक, यानी पहला, दूसरा और तीसरा महीना किसको माना जाता है, फर्स्ट तिमाही माना जाता है। चौथा, 5वां और 6वां क्या माना जाता है,
सेकंड तिमाही माना जाता है, और 7वां 8वां और 9वां क्या माना जाता है, थर्ड तिमाही होता है। अब इसमें जो है फर्स्ट तिमाही में क्या होता है, तो पहला देखते हैं फर्स्ट तिमाही, यानी जैसे फर्स्ट मंथ का, यानी फर्स्ट मंथ का क्या होता है, एंड टाइम होता है। जब एंड टाइम होता है तो उस समय बच्चे में क्या परिवर्तन आता है, भ्रूण में क्या विकास होता है। तो देखो बताया जा रहा है कि जब ये पहला मंथ चलता है, यदि गर्भ धारण करने के बाद से जो पहला मंथ चलता है, और मैं 7वें दिन गर्भ धारण हो जाता है, उस पहले दिन गर्भ धारण होता है, और 7वें दिन कहाँ जाता है, आपका क्या बन जाता है, अपरा बन जाता है। अपरा में आने के बाद से जैसे महीना का लास्ट खत्म होता है, 1 माह का जब लास्ट खत्म होता है, तो उस समय सबसे पहले बच्चे में किसका निर्माण होता है, हृदय का। क्या होता है, हार्ट का निर्माण होता है, यानी हृदय का निर्माण होता है। समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा बेटा, दूसरा इसमें क्या, दूसरा काम क्या होगा, ये पहले माह में हो गया। अब जो है हम देखेंगे जिस सेकेंड माह के अंत में क्या होता है। जैसे ये पहला मंथ हो गया, अब देखते हैं ये पहले, अब सेकेंड मंथ के अंत में क्या होता है, मंथ के एंड में क्या होगा बेटा, बच्चे के अंदर क्या होगा, तो उसमें जो है लिम्स का निर्माण होगा, यानी लिम्स, हिंदी में कहा जाता है पाद। और ये पाद क्या होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद क्या होते हैं, यानी सबसे पहले देखो जैसे भ्रूण होता है ना, भ्रूण ऐसे चिपका हुआ होता है ऐसे, उसमें से 2 हाथ पहले धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ निकलते हैं, और पैर 2 क्या होते हैं, छोटे छोटे आगे की तरफ निकलते हैं, ठीक है ना। तो यानी हाथ और पैर का क्या होने लगता है, निर्माण होता है, और साथ ही साथ अंगुलियों का भी क्या हो जाता है, अंगुलियों का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया। ये दूसरे माह में बच्चे के अंदर इतनी परिवर्तन आई, और थर्ड माह में क्या होगा, तीसरे महीने के, अब तीसरे महीने में कितने हफ्ते हो जाएंगे जी, 1 महीने में 4 वीक होता है, तो 3 महीने में कितना हो गया, 12। तो तीसरे माह के अंत में देखते हैं, यानी थर्ड माह जो आएगा, थर्ड मंथ के एंड में क्या होगा बेटा, इसके एंड में क्या होगा, यानी इसका एंड, किसका एंड है ये, वो कितना 12वां, यानी इसको 12 क्या कहा जाता है, 12 वीक भी कहा जा सकता है, ठीक ना। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बच्चे के अंदर बताया गया कि इस समय जो है उसके जितने अंग तंत्र हैं, सारे अंग तंत्रों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, सभी अंग तंत्रों का निर्माण। यानी तीसरा माह आते आते बच्चे के शरीर के, बच्चे का जो शरीर है उसके शरीर के अंदर क्या बताया गया, सभी अंग तंत्रों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो, अब सेकेंड तिमाही में आते हैं। ये हमने क्या देख लिया, ये फर्स्ट तिमाही का इतना कहानी रहा, ये फर्स्ट तिमाही का कहानी रहा। सेकेंड तिमाही में क्या होगा, चौथा माह में कुछ नहीं होता है, केवल बच्चे के अंदर क्या होती रहती है, विकास होती है, यानी जो उसके ये अंग बने हैं, ठीक है ना, ये जो सभी अंग तंत्रों का निर्माण हुआ है उसी में वृद्धि और विकास होगा, और उसके सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं होता। जैसे ये 5वां मंथ आता है, तो 5वें मंथ में क्या होता है बेटा, 5वें मंथ में जो है बच्चे के, यानी 5वें मंथ के दौरान बच्चे में क्या होगा, शिशु गति करने लगता है। शिशु क्या करने लगता है, गति करता है। अरे आप लोग ने सुना होगा कि अक्सर माँ कहा करती हैं
कि बच्चा पेट में लात मार रहा है, सुने हो ना। और ये भी सुने हो 3 इडियट वाली कहानी, जब क्या होता है, आपने आमिर खान को देखा, और जब क्या करता है, जो उसकी प्रेमिका होती है उसके बहन के पेट को छूता है और ऑल इज वेल बोलता है, तो क्या होता है, बच्चा लात मारता है ना। तो ऑल इज वेल भी याद कर लो। लेकिन ऑल इज वेल करने से नहीं होगा, बच्चा क्या होता है, गति करता है, तो जब वो मूवमेंट करता है तो मूवमेंट के दौरान क्या होता है, उसके हाथ और पैर माँ के पेट पर क्या होते हैं, लगते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चा घूम रहा है, उसके अंदर गर्भ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो घूमा तो उसका जैसे हाथ है तो हाथ लगा या पैर लगा तो वही यहाँ पेट के ऊपर क्या होता है, खुदकने लगता है। तो अक्सर माँ क्या करती हैं कि लड़का जो है क्या कर रहा है, लात मार रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पहला गति होता है, किस माह के दौरान, 5वें माह के दौरान होता है, ठीक ना। दूसरा क्या होता है, बच्चे के सिर पर कोमल बाल आने लगते हैं, बच्चे के सिर पर क्या होते हैं, कोमल बाल निकलने लगते हैं। तो ये दूसरे माह का, ये 5वें माह का काम हो गया। अब 6वें मंथ में क्या होगा बेटा, 6वां मंथ देखोगे, यानी इसमें ये पहला आपने क्या गति करता है, दूसरा आपने क्या देखा, कोमल बाल निकलते हैं, क्या निकलते हैं, कोमल बाल निकलते हैं। तीसरा देखो, तीसरा जो है, जब 6वां महीना का अंत आएगा, 6वें महीने का क्या होगा, अंत आएगा। अब 6वां मतलब क्या, 24 हफ्ते बाद बच्चे के शरीर पर क्या होगा, जैसे कोमल, पूरे शरीर के ऊपर कोमल कोमल बाल निकलने लगते हैं। देखना, बच्चा जब जन्म लेता है उसके पूरे शरीर में क्या होते हैं, रुए होते हैं। वो किसका लक्षण है, हमारे पूर्वजों का लक्षण है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर में क्या होता है चला। तो देखना, बच्चे का जन्म होगा ना तो मुंह पूरा शरीर में क्या होगा, छोटे छोटे मुलायम क्या होंगे, रुए होंगे, देखते हो ना। और उसकी माँ क्या करती है, तेल बुकुआ लगा लगा के तोड़ ताड़ के उनको खत्म कर देती है, देखे हो ना। तो वो किसका लक्षण चढ़ाता है, हमारे पूर्वजों के पूरे शरीर पे बाल होते थे ना, उसका आज भी जो है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखना कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल होता है। अगर एक मक्खी अंदर घुस जाए तो निकल नहीं पाएगी, इतना बाल होता है कुछ लोगों के शरीर में। एक एक्टर है अनिल कपूर, के नाम सुने हो। अनिल कपूर को कहा जाता है कि उनके शरीर में इतने बाल हैं कि मक्खी घुस जाए तो बाहर नहीं निकल पाएगी। एक मेरा मित्र है, उसके भी शरीर में इतने बाल हैं। तो ये किसके लक्षण हैं, जो हमारे पूर्वज थे। अब जो है तीसरा इसका फेज देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये इसमें क्या हुआ, छोटे छोटे रोए निकले, मुलायम रोए निकले। और इसके बाद से एक और देखो, इसके बाद से इनमें एक और घटना होती है 6वें माह में। पहले तो कोमल बाल निकल जाते हैं, और दूसरा क्या होता है, आंखों के पलकें अलग हो जाती है। आंख का पलक वो क्या होता है, अब वो अलग बन जाता है। बरौनियों का भी क्या हो जाता है, ये जो है ना आईब्रो, इस आईब्रो का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये किस मंथ में होता है, 6ठे मंथ में घटना होती है। अब हम आते हैं सीधे किसमें, जो लास्ट है इसमें। तो इसमें कुछ और नहीं होता है, सिर्फ एक ही काम होता है, शिशु का विकास हो। क्या होता है, अरे सब कुछ बन के तैयार है, अब शिशु का केवल क्या होगा, विकास। ठीक है, ये तीनों 9 मंथ का आपने चरण देख लिया। अब अगला हेडिंग आ जाएगा प्रसव एवं दूध श्रावण। क्या आ जाएगा, ये भ्रूण विकास आपने देख लिया। भ्रूण विकास में किसी को दिक्कत, ठीक है। अब आपने पूरे बच्चे को क्या कर दिया है, तैयार कर दिया। बच्चा एकदम बाल ओल आंख हो हाथ पैर ले के तैयार है, यानी सारे अंग को लेकर तैयार है। और आपने लास्ट महीने में उसे क्या करा दिया, 7 से 8 महीने में उसे 2 से 2.5 किलो 3 केजी 4 केजी का बनवा दिया। अब जो है बच्चे को क्या करना है, प्रसव कराना है, यानी जन्म दिलाना है। जन्म के बाद से मिठाई बांट दिया जाएगा। कहानी के लास्ट इसका क्या है, प्रसव एवं दूध श्रावण। देखो बेटा लास्ट, अब ये समझ लेते हैं क्या होगा बेटा। जब बच्चा कितने माह का हो गया,
9 माह का हो गया, यानी परसों पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, परसों। परसों किसे कहा जाता है पहले समझेंगे। परसों में क्या होगा बेटा, जब बच्चा कितने माह का हो जाएगा, गर्भकाल, यानी गर्भकाल 9 माह प्लस माइनस 15 दिन, यानी बताया गया क्या होता है परसों, ध्यान से सुनो। जब जो है गर्भकाल 9 माह प्लस माइनस कितना, 15 दिन का होता है। प्लस माइनस मैंने क्या बताया कि 15 दिन अधिक या 15 दिन कम का हुआ, तो उस समय क्या होता है, ये जो है अंतिम समय होता है। और इसी समय यानी ये अंतिम समय होता है, और इसी अंतिम समय के बाद से बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। और बच्चे का जन्म होने की क्रिया ही क्या कहलाता है, परसों कहलाता है। क्या कहलाता है, परसों कहलाता है। तो परसों का आपने परिभाषा देख लिया कि जो ये परसों काल का जो गर्भकाल का जो समय होता है, और अंतिम समय में बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म होने की क्रिया ही क्या कहलाता है, परसों क्रिया कहलाता है। परसों के दौरान क्या होता है, अब देखो परसों के दौरान बच्चे में क्या होता है। परसों के दौरान क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये कोई क्या है, गर्भ है, ये क्या है, गर्भाशय है, और बच्चा इसमें पल रहा है। बच्चा क्या हो रहा है, पल रहा है। ध्यान से सुनो यहाँ पे, तो जब बच्चा पलता है तो बच्चे को पलने के समय पहला काम क्या होता है कि बच्चे का बड़ी तेजी से विकास होता है। और विकास के दौरान यही आपको बस इतना ही समझा देना है, बच्चे का जब पूर्ण विकास हो जाता है तो ये जो गर्भाशय होता है बेटा, गर्भाशय की जितनी क्षमता होती है उतना क्या होता है, फैलता है। और एक समय, एक निश्चित समय बाद अब इसके पास उतनी क्षमता नहीं रह जाती है कि और ज्यादा फैल सके। उस समय क्या होता है कि इसके अब बच्चा जो है वृद्धि कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करते करते उसमें विकास हो रही है। क्या हो रही है, विकास हो रही है। बच्चा कह रहा है कि मैं और बढ़ूंगा, मुझे और जगह दो। जैसे छोटे से कमरे में पैक है, उसका वृद्धि हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे और जगह दो, और जगह दो। और इधर इसकी क्षमता क्या हो गई है, खत्म हो गई है। कोई बेचैन है इधर, क्या बताया गया कि इसमें अब ये बच्चा जो है ग्रोथ कर रहा है, उसका विकास नहीं रुका है, लेकिन इसका गर्भाशय को फैलने की क्षमता क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जब ये 9 माह का हो गया तो अब इसके पास क्षमता रहा नहीं गर्भाशय को कि और फैल सके। लेकिन बच्चे में क्या हो रही है, वृद्धि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे स्थिति में ये क्या करेगा, ये बच्चा जो है बार बार कहेगा कि मुझे जगह दो। अब ये जब बच्चा जगह मांगने की बात करेगा तो अब क्या होगा, ये अपना हाथ पांव चलाएगा, बेचैन होगा, यानी परेशान होकर अपने हाथ पांव को चलाएगा। अब पता किसको चलेगा, जो गर्भाशय की क्या है, तंत्रिका तंत्र है, उसे जैसे ही पता लगेगा कि बच्चा एकदम इसमें परेशान हो गया है और वो क्या कह रहा है कि मुझे और जगह दो, तो ये सीधे यहाँ से तंत्रिका तंत्र क्या होगा, ये भाग कर मस्तिष्क के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, मस्तिष्क के पास जाएगा। और मस्तिष्क को सूचना देगा कौन, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र ने क्या किया, सूचना दिया, और उसी समय जैसे मस्तिष्क को पता चला, क्योंकि हमारे शरीर का राजा कौन है, मस्तिष्क है, वह तुरंत आदेश किसको देता है, हाइपोथैलेमस को देता है। किसको देता है, हाइपोथैलेमस को देता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है, ऑक्सीटोसिन। क्या निकालता है, ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां पहुंचता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है हमारे क्या होती हैं, पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचता है। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि जो है इसे सीधे किसके पास भेज देती है, गर्भाशय के पास। ये पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किसके पास भेजती है, गर्भाशय के पास भेजती है। जब गर्भाशय के पास ये पहुंचता है तो ये गर्भाशय के जो
मध्य स्तर की जो दीवार है ये किसकी बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर क्या करता है? क्या करता है? यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर ये मध्य दीवार स्तर को क्या करने लगता है? तोड़ने लगता है। जैसे ये तोड़ता है तो तोड़ने के बाद से यहाँ पे कुछ जगह खाली होता है, और आप जानते हो कि इस वाले भाग को ग्रीवा कहा जाता है, जिसको बच्चेदानी का मुख भी कहा जाता है। ये क्या होता है? बंद होता है, और ये जैसे तोड़ता है तो ये मुख क्या हो जाता है? खुल जाता है, और बच्चा ग्रीवा के रास्ते होते हुए ये क्या होता है? बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो जब बच्चे का जो ये बाहर निकलने का प्रयास करता है तो यहाँ पर जो भाग होती है जिसको क्या कहता है? यानी जो उधर भाग के आसपास का जो भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? श्रोणि मेखला, यानी कुल्ले की हड्डी। अब बच्चे को जो है ना उससे होकर और कहाँ निकलना है? उसे निकलना है योनि मार्ग से बाहर। तो जब वहां निकलने का प्रयास करता है तो वह हड्डियां चिपकी हुई होती हैं। क्या होती हैं? चिपकी हुई होती है। वहां पे आ जाता है रिलैक्सिन हार्मोन। वो निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन आकर क्या करता है? उस कुल्ले की हड्डी को क्या करता है? फैलाता है। जब कुल्ले की हड्डी फैलती है तो उस समय बच्चे के जन्म के समय जो माँ होती है उसके अंदर जो है एक बहुत तेज दर्द उत्पन्न होता है, जिससे क्या कहा जाता है? प्रसव पीड़ा कहा जाता है। क्या कहता है? प्रसव पीड़ा कहा जाता है। और आपसे बता दूं कि वो इतनी तेज दर्द होती है, कहा जाता है, मैंने सुना भी है, कई जगह पढ़ा भी है, कि बच्चे के जन्म के समय एक माँ को जितना दर्द होता है इंसान को मौत के समय उतना दर्द नहीं होता होगा। यानी जिसमें हमारी मौत होती है तो उस जितना दर्द नहीं होता है उससे ज़्यादा किसका कब दर्द होता है? बच्चे को जन्म देने के समय। इसलिए सारे बच्चों से मैं ये सलाह दूंगा कि माँ जो होती है वह आपको बहुत ही दर्द झेल कर जन्म दी है। आप उसका जो है अवहेलना न करें, आप उसका इज्जत सम्मान करना सीखें, क्योंकि अगर वो माँ नहीं होती तो आज आप इस दुनिया में नहीं होते। फिर जो है जब वो क्या होता है? वो श्रोणि मेखला क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो फैलने के बाद बच्चा आसानी से क्या होता है? बाहर निकलता है और योनि मार्ग से होकर इस दुनिया में आता है, और क्या करता है? उसका जन्म होता है। ठीक है ना? ये रहा बच्चे का जन्म की प्रक्रिया। रुको रुको, अभी खत्म नहीं। आपने तो जन्म दिला दिया, आपने अब ये दूध का श्रावण नहीं कराओगे? अरे इसको भी तो करा लो। तो क्या समझे आपने? इसको सुनो, आवाज नहीं। जन्म दिलाने का काम किसने किया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने कराया। अब बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद जो है बच्चे को भूख लगती है, उससे स्तनपान की जरूरत होती है। अब स्तनपान कैसे होगा? यानी माँ के स्तन के अंदर दूध का निर्माण कौन कराएगा? तो जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है? आगे निकलता है, और आगे निकल के क्या करता है? माँ के अंदर यानी माँ के स्तन के अंदर क्या करता है? वहाँ पे जाने के बाद से क्या करता है? आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था, अभी आपने सुना था कि जब ये आगे जाएगा तो दूध का क्या करेगा? निर्माण कराएगा। और दूध का निर्माण होगा तो जो पहला दूध माँ का निकलेगा वो उसके क्या कहता है? खीस कहा जाता है। क्या कहता है? उस खीस के अंदर क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये बच्चे के स्तन यानी माँ का खीस बच्चे को पिलाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा जो अपने माँ का प्रथम स्तनपान कराता है तो उसके शरीर के अंदर वो पूरे कौन चले जाते हैं? प्रतिरक्षी चले जाते हैं। और वही प्रतिरक्षी जब चले जाते हैं तो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। अगर उसी समय से माँ के दूध को न पिलाकर क्या पिला दिया गया? बाहरी दूध पिला दिया गया तो बच्चा अक्सर क्या रहता है? बीमार रहता है। तो बच्चे को पहला जो है प्रतिरक्षी पहुंचाने का काम कौन करती है? माँ करती है। और किससे? जो माँ का पहला दूध होता है किस? लेकिन पहले जमाने में क्या होता था? उस दूध को बहुत खराब, जैसे देखना जब भैंस क्या करती है, जब बच्चा देती है पहला दूध निकाला जाता है तो उसको आप अपने यहाँ फेंसा कहा जाता है, लेकिन बड़ा गाढ़ा दूध होता है।
तो क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटीन और प्रतिरक्षी घुले होते हैं, और लोग क्या करते हैं, उसको जल्दी नहीं खाते हैं, अपने आगे मानता है। तो पहले लोग माँ के दूध को, जो ये पहला खीस निकलता था, उससे क्या करते थे, निकाल कर फेंक देते थे, लेकिन वह क्या था, गलत था, वह बच्चे के लिए आवश्यक है। तो आज मानव जनन तंत्र क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब